गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? सभी लोग जल्दी से बताओ। चलो भाई अब बताओ, अभी सब क्लियर? सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। अब बफरिंग नहीं होगी, अब बफरिंग नहीं होगी। अभी ठीक है? चलो गुड। चलो बेटा शुरू करते हैं हमारा एटीएम का सेशन, जो काफी टाइम से नहीं हुआ है और तबीयत हमने रिकवर कर ली है। सुबह भी क्लासेस हुई हैं हमारी, अब क्लास रहेगी एक तो अपनी एटीएम की और एक अपनी पॉलिटी की। चलो शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो भैया अब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, जिसका पार्ट 1 है। हम ऑलरेडी एग्रीकल्चर वाली स्कीम्स कर चुके हैं, एजुकेशन वाली कर चुके हैं, हेल्थ एंड सैनिटेशन वाली कर चुके हैं, उसके बाद अपना विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर चुके हैं, और उसके बाद हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, और इसके बाद एक आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली। बस जितनी भी सारी स्कीम्स हैं जो पुरानी पूछी जाती हैं बार बार, वो हमारी सारी स्कीम्स हो जाएंगी। इस पार्ट 1 स्कीम्स को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, जो भी ऐसे बच्चे हैं हमारे, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्टली एटीएम से जुड़े हैं पर उन्होंने फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा और उनको लग रहा है कि हम सिर्फ एटीएम के दम पर एग्जाम निकालेंगे, तो बेटा निकाल तो सकते हो पर एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस कितने ही याद रखोगे, कितने ही क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन याद रखोगे, क्योंकि जरा से भी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई तो फंस जाओगे। फंसोगे कब नहीं? जब आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी, जब थ्योरी आपकी क्लियर होगी तो सवाल फिर कैसा भी घुमा के दे दे आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये उन सभी के लिए है कि आप फाउंडेशन से जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो बढ़िया, ताकि क्वेश्चन कैसा भी हो फंसो ना। तो ये उन सभी बच्चों के लिए जो डायरेक्टली एटीएम से जुड़े हैं पर जो ऑलरेडी फाउंडेशन का भी हिस्सा है, एटीएम का भी हिस्सा है, वो सेफ है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना लॉन्च्ड? इसको शॉर्ट में बोलते हैं PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? अगर किसी को आइडिया है तो फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कब शुरू की गई थी? सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, 1993, वेरी गुड, शाबाश। तो बेसिकली 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे वाले दिन, गांधी जयंती होती है ना भाई, तो 2 अक्टूबर 1993 को इस योजना को लॉन्च किया गया था भारत सरकार की तरफ से। 1993 में यह लॉन्च हुई थी योजना। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब इसमें बेसिकली ये स्कीम्स है किसके लिए? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मतलब रोजगार देने के लिए है, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। किसको? ध्यान से सुनो, ये दी गई है, ये योजना किसके लिए है? 18 से 35 वर्ष की उम्र के बीच में, 18 से 35 वर्ष की जो उम्र है, 18 से 35 वर्ष की जो उम्र है, इस एज ब्रैकेट में, इस एज ब्रैकेट में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड तो हैं, शिक्षित तो हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है, शिक्षित तो हैं, एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड लोग, अनएम्प्लॉयड। देखो भाई, 18 से 35 वर्ष की उम्र में जो लोग होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं भारत का एक्चुअल वर्कफोर्स। 18 से 35 के बीच में एक्चुअल वर्कफोर्स है, यानी भारत में जो कामकाजी जनसंख्या है, जो एकदम जबरदस्त कामकाजी जनसंख्या, वो 18 से 35 वर्ष की उम्र की है। ठीक है, तो एजुकेटेड तो है पर अनएम्प्लॉयड है, यानी उनके पास रोजगार नहीं है। शिक्षित तो है परंतु बेरोजगार है, परंतु बेरोजगार है। तो ऐसे लोग जो पढ़ लिख कर भी बेरोजगार रह गए,
समझ रहे हो भाई? आज के टाइम में हमारे भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे तो हैं पर बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है, एजुकेटेड तो हैं पर अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में है, जो एजुकेटेड तो हैं पर अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, उनको उनको यहां पर स्किल ट्रेनिंग देना, उनको यहां पर कौशल शिक्षण देना। स्किल ट्रेनिंग मतलब उनके अंदर कोई ना कोई कौशल डेवलप कर दो, कोई ना कोई स्किल डेवलप कर दो, ताकि ताकि वो अपना खुद का बिजनेस वगैरह शुरू कर सके। अच्छा, स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ भाई, स्किल ट्रेनिंग से थोड़ी कुछ होगा, आपको फाइनेंशियल मदद भी करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल मदद भी करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देना पड़ेगा, आर्थिक सहायता भी देनी पड़ेगी। तो भारत सरकार की जो ये योजना है, भारत सरकार की जो ये योजना है कि वित्तीय सहायता दो ऐसे लोगों को और उनके अंदर कोई कौशल विकास करो, कौशल शिक्षण, यानी कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अब देखो, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। मेरा अपना एग्जांपल क्या है? मेरा अपना एग्जांपल यह है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, ठीक है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की, एग्जाम्स भी निकाले, ठीक है, पर वो फाइनली एग्जाम में जो चाहा वो नहीं मिला। तो मेरे अंदर एक स्किल उस दौरान डेवलप हो गई जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे थोड़ा बहुत जो है पढ़ाना आ गया। अब उसके दम पर मैं अपना खर्चा चला रहा हूं, अपनी फैमिली का खर्चा चला रहा हूं। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो तुम ये देखो कि अगर आपके अंदर एक कौशल है, आपके अंदर एक स्किल है, अब वो चाहे पढ़ाने की स्किल हो, चाहे आपके अंदर कोई दूसरी स्किल हो, जैसे मान लो आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, तो आप अपना अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप अपना क्या है, ओला उबर ये सब शुरू कर सकते हो। एक गाड़ी ली, फिर दो गाड़ी ली, फिर चार गाड़ी ली, एक खुद चला रहे हो, बाकी आपने ड्राइवर हायर कर लिए, 10 गाड़ियां चल रही हैं, आपकी बिजनेस बना लिया आपने। क्यों? किसके दम पे? क्योंकि आपको ड्राइविंग आती है। समझ रहे हो? या फिर आपको कारपेंट्री का काम आता है, आपको पेंटिंग आती है, ठीक है, आपको आयरन वर्क आता है, लोहे का काम आता है। तो तुम अगर कोई भी एक स्किल सीख लेते हो भाई, भूखे नहीं मरोगे, ये गारंटी है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के साथ एक स्किल जरूरी है। तो तुम देखो कि जो भी लोग एजुकेटेड है पर बेरोजगार है, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या कर रही है, उन सभी को एक तो स्किल ट्रेनिंग दे रही है ताकि भूखे ना मरे। दूसरा, अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, उनको वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, अपना काम धंधा शुरू कर सके। क्योंकि काम धंधा शुरू करने के लिए पहले शुरू में तो थोड़ा पैसा लगेगा, तो उतना पैसा जितना लगेगा वो सरकार आपको दे देगी, ठीक है भाई, सरकार आपको दे देगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये है हमारे पास प्रधानमंत्री रोजगार योजना। उम्मीद करता हूं कि आपको सबको समझ में आया होगा। औशिक बोल रहा है कि सर मुझे जिम करना आता है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर तेरे पास वो स्किल है तो तू जिम ट्रेनर बन के अच्छा खासा कमा सकता है। अगर अच्छा आता है, तुझे डाइट प्लानिंग मालूम है, तुझे तुझे एक्सरसाइज के सारे वर्जन्स मालूम है, ठीक है, एक आर्म्स की एक्सरसाइज, बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस तेरे को मालूम है, ट्राइसेप्स की मालूम है, चेस्ट की मालूम है, लेग्स की मालूम है, अच्छे से अगर तू बताएगा तो तू अच्छा ट्रेनर बन जाएगा। कल को तू इतना अर्न कर सकता है कि अपना जिम खोल के अपना शुरू बिजनेस कर दो, है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ रही भी बात? तो स्किल बहुत जरूरी है यार। चलो, जितेंद्र बोल रहा है कि सर प्लीज हेल्प मी आउट, ईयरली अपॉइंटमेंट बुक्स एंड ऑथर सीरीज करवा दो। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, अभी करंट अफेयर्स चालू हो रही है 15 तारीख से, उसमें सारे काम करवाने वाले हैं हम, यही तो करवाना है उसमें। सीमा बोल रही सर मुझे खाना बनाना आता है, तो देखो तुम अपने उस खाने को ऑनलाइन लेके जाओ, बेचो उसको, अगर अच्छा खाना बनाना आता है तो धीरे धीरे ही शुरुआत होती है ना। हर चीज को बिजनेस बनाया जा सकता है अगर आप उसमें बढ़िया हो तो, ठीक है। चलो, तो 1993 में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री रोजगार योजना लॉन्च हुई थी। विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड दी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना इन द ईयर 2014? भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की घोषणा की? अगर किसी को आइडिया है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं, बाकी मैं स्कीम बता दूंगा ये क्या स्कीम है जल्दी। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, बताओ बेटा सभी लोग कमेंट करेंगे भाई, हाँ, सभी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करो जवाब देने की, शाबाश, बताओ बताओ।
राहुल बोल रहा है कि सर राजस्थान जीके कहां से कवर करें। भाई देखो, राजस्थान जीके ना एक तो बहुत बड़ी है, दूसरी चीज ये है कि साला राजस्थान जीके में हर बार चेंजेस हो रहे हैं। कभी ये ससुरे नए जिले बना दे रहे हैं, कभी उनको हटा दे रहे हैं, कभी कोई चीज किसी जिले में चली गई, किसी से बाहर आ गई। तो भाई राजस्थान जीके से तो मैं तौबा तौबा कर रखा है मैंने। भाड़ में जाए भाई राजस्थान जीके, मेरे को कुछ नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, मैं साफ बोल रहा हूं तेरे को। किसी एक्सपर्ट आदमी से पूछ कि राजस्थान जीके कहां से कवर करनी है। हाँ भाई, तो ये कौन सी मंत्रालय ने, बताओ। नहीं 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 नहीं, देखो मैं बताता हूं ये स्कीम किसने लॉन्च की है। देखो ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बी नहीं है, ए होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2014 में इसको जो है लॉन्च किया है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना को लॉन्च किया। अब बात यह कि सर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगर इसको लॉन्च किया है तो इस स्कीम में है क्या? बेटा इस स्कीम में क्या है मैं आपको बताता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब युवा है, रूरल इलाकों में, रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में जो गरीब युवा हैं, कैसे लोग हैं? जो गरीब यूथ है, जो गरीब जवान लोग हैं, उनके अंदर कौशल विकास प्रदान किया जाए, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए किसी एक स्किल में जिसमें उनका मन है, ताकि वो अपना कामकाज शुरू कर सके। या तो अपना कामकाज शुरू कर लो, या फिर स्किलफुल आदमी को नौकरी की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको कोई भी एक स्किल आती है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं नौकरियों की कमी ही नहीं है। पढ़े लिखे के पास नौकरी की कमी हो सकती है, पर स्किलफुल आदमी के पास कोई नौकरी की कमी नहीं है। तुम कितने भी बड़े बन सकते हो, कितने भी बड़े। समझ लो मेरी बात, मैं आज तुम्हें लिख के देता हूं, अगर आपको कोई भी एक स्किल आती है, कोई भी जिसमें आपको मजा आता है, आपको लगता है अरे काम काम नहीं साला मजा हो गया, उस स्किल को इतने लेवल पे लेके जा सकते हो तुम कि तुम हजारों करोड़ों के आदमी बन सकते हो। समझ में आ रही भी बात? बिल्कुल। तो अब ध्यान से देखो, नाम में ही लिखा हुआ है ग्रामीण कौशल्य योजना, यानी ग्रामीण युवाओं के अंदर कौशल डेवलप करना, ताकि वो या तो रोजगार पा सकें या अपना ही कामकाज चालू कर सकें। तो सिंपल है। ठीक है, ग्रामीण गरीब युवाओं को, ग्रामीण गरीब युवाओं को, जो भी हमारे रूरल एरियाज में जो पुअर यूथ रह रहा है, ग्रामीण गरीब युवाओं को स्किलफुल बनाकर, स्किलफुल बनाकर यानी उनके अंदर कौशल विकास करके, स्किलफुल बनाकर रोजगार दिलवाने की स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट दिलवाने की स्कीम है। रोजगार दिलवाने या अपना काम शुरू करने की, या अपना काम शुरू करवाने की स्कीम है, अपना काम शुरू करवाने की स्कीम है। यानी स्किलफुल बना के या तो उन्हें रोजगार दिलवा दो, या फिर इतना स्किलफुल बना दो कि वो अपना काम धंधा खुद ही चालू कर सके। ठीक है, तो अपना काम शुरू करवाने का, अपना काम शुरू करवाने का, ये अपना काम शुरू करवाने की स्कीम है। ठीक है, योजना है। तो याद रखो भाई, ग्रामीण गरीब युवाओं को स्किलफुल बनाकर रोजगार दिलवाने या अपना काम शुरू करवाने की स्कीम है। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, अब वो किसी भी सेक्टर में, अब आप उनको स्किलफुल बना दोगे, किसी भी सेक्टर में जाके काम कर लेंगे, जो भी स्किल उन्हें आती है। अगर आयरन का काम, लोहे का काम आता है तो आयरन वाली इंडस्ट्री में चले जाएंगे। अगर आपने उनको जैसे मैन्युफैक्चरिंग, किसी विनिर्माण, मतलब कोई चीज बनाने की ट्रेनिंग दे दी है, तो उस इंडस्ट्री में जाके काम कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने उनको मान लो नर्सिंग का कोर्स करवा दिया, नर्सिंग का कोर्स करवा दिया, तो उनको नर्सिंग का कोर्स आ गया, किसी भी अस्पताल में जाके काम कर लेंगे। नर्सों की वैसी ही कमी है, नर्सिंग ऑफिसर्स की इतनी कमी है, तो स्किल आ गई ना भाई, तो तुम्हें रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। स्कीम में ही मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल हुनर आना चाहिए आपके पास। थैंक यू करण, थैंक यू बेटा। अब देखो, द 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? किसी को मालूम है? 20 वर्षीय या सॉरी 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम
कब लॉन्च हुआ और ये क्या है, किस किस चीज से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड ये स्कीम है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी। सभी लोग बताएंगे जल्दी। 1975। जितेन, कौन से एग्जाम के लिए, ये बता मेरे को, तू एग्जाम का नाम बता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्यों नहीं करवाएंगे, करवाएंगे, हम हैं ही किस लिए यहां पर। ठीक है, चलो भाई देखो, तो 1975 में ये स्कीम आई, 1975 में ये स्कीम आई। ठीक है, 1975 में ये स्कीम आई। ठीक है, 1980 1985 मत करो, बिल्कुल 1975 में स्कीम आई। और इस स्कीम के दो एम थे भाई, इस स्कीम के दो एम है, दो उद्देश्य हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला उद्देश्य, एक तो रूरल इलाकों में गरीबी दूर करना, रूरल एरियाज में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करना। आपको वो 20 पॉइंट्स याद नहीं रखने, आपको वो 20 पॉइंट्स याद नहीं रखने कि गरीबी को दूर करने के लिए 20 पॉइंट्स क्या है। आप 20 पॉइंट्स याद मत रखो, बस ये याद रखो कि 20 पॉइंट्स प्रोग्राम का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पर्पस ये है कि रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना है। देखो एकदम से खत्म तो नहीं हो सकती, तो कम तो किया जा सकता है। रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना, एक तो ये। अब जब गरीबी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के जीवन की जो गुणवत्ता है, लोगों की लाइफ की जो क्वालिटी है, वो इंप्रूव होगी। तो एक तो रूरल एरियाज में गरीबी को कम करना, पॉवर्टी को कम करना, गरीबी मतलब पॉवर्टी, निर्धनता। ठीक है, और दूसरा, जब ये हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, तो फिर ऐसे प्रोग्राम्स लाओ, ऐसी स्कीम्स लाओ जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता सुधरे। ठीक है, गरीबों की जीवन गुणवत्ता को सुधारना, गरीबों की जीवन गुणवत्ता को सुधारना। अब जीवन गुणवत्ता का मतलब क्या है कि बेचारे टूटे फूटे मकान में रह रहे होंगे, उनको वहां से निकाल के पक्के अच्छे मकानों में रखना, उन्हें 2 से 3 वक्त का राशन मिले। ठीक है, यानी उतना राशन मिल जाए कि 2 से 3 वक्त का, अपना कम से कम 2 वक्त का तो खाना बनाए अच्छे से, खाएं अच्छे से। ठीक है, उसके अलावा इतना वो कमा पाए, उनको रोजगार दिलवा देना, इतना वो कमा पाए कि वो बढ़िया या ठीक ठाक डिसेंट कपड़े पहन सके, बेचारे फटे पुराने कपड़ों में ना रहे, सर्दियों में तो वैसे हालत टाइट हो जाती है। तो उनको रोटी कपड़ा मकान ये उनको मिल जाए। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। गरीबों की जीवन गुणवत्ता को कैसे सुधारा जा सकता है, उनको रोटी कपड़ा मकान देकर। ठीक है, तो रूरल एरियाज में गरीबी को दूर करना या गरीबी को कम करना, और गरीबों की जीवन गुणवत्ता को, है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जीवन गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। तो ये जो चीज है, ये है भैया इस स्कीम का उद्देश्य। तो 20 सूत्र यानी 20 पॉइंट्स लाए गए थे इन दोनों चीजों के लिए। आपको 20 पॉइंट्स याद नहीं रखने, ना कभी सवाल आया है ना कभी बनेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल रोटी कपड़ा मकान की बात है गरीबों के लिए, ताकि उनका जो जीवन की गुणवत्ता है वो सुधर जाए। जैनंदा सर, मैप से कैसे ज्योग्राफी याद करें, समझ नहीं आ रही बेटा। जैसे हम लोगों ने मैप पर प्रैक्टिस की इंडियन ज्योग्राफी की, है ना, तो सिमिलरली आप लोग क्या करो, 1 रुपए वाला जो मैप आता है ना, पॉलिटिकल मैप, जिसमें स्टेट्स की भी बाउंड्रीज होती हैं, जो मैंने आपको वहां पे बताया है वैसे ही आप प्रैक्टिस करो मैप पर। प्रैक्टिस से ही याद होगा, सीधे याद करोगे नहीं होगा, और बिना मैप के तो कुछ भी याद नहीं होगा। तो मैप से ही याद होगा, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने अपने टाइम पे की थी, या जो लोग तैयारी करते हैं वो इसी तरह से करते हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर मैप पर प्रैक्टिस करके याद करोगे ना, सब कुछ याद होगा। ठीक है, ऐसी हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद ने भी तैयारी की है, लंबी तैयारी की है, और ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि तुमसे काफी बड़े एग्जाम की तैयारी की है।
तो तुमसे थोड़ा तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, थोड़ी तो ज्यादा नॉलेज है कि तुम्हें अपने एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकूं, ताकि तुम गलत रास्ते पे ना निकलो। तो इसलिए मैप से अगर समझना है तो मैप के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। चलो बिल्कुल जितेन, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, चिंता मत करो, यूट्यूब पर आने दो, 15 तारीख से जो तू बोल रहा है वो सारा हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास टाइम है, हर दिन करने वाले हैं, हर दिन करने वाले हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल। बस उसकी एक प्लानिंग है हमारे पास रोड मैप है पूरा, उसके हिसाब से चलेंगे ताकि आपको भी फायदा हो और हमें भी ये ना रहे कि हमने बच्चों की तैयारी नहीं करवाई। तो अभी सिलेबस पे फोकस करते हैं, यहां प्रैक्टिस जो चल रही है उस पर फोकस करते हैं, यूट्यूब पर तो धमाकेदार हम करवाने वाले हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये मनरेगा की बात हो रही है भाई, पहले उसे बोलते थे नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। फिर इसका नाम 2-3 साल बाद या 3-4 साल बाद करके कर दिया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नरेगा, मनरेगा। अब इसे क्या बोलते हैं? मनरेगा, बिल्कुल ठीक है। प्लेजर जितेन, प्लेजर। बताओ भाई मनरेगा कब शुरू हुई? सभी लोग बताएंगे, शाबाश, बिल्कुल। तो इसे तुम महात्मा गांधी नरेगा या मनरेगा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको पूरा भी लिख सकते हो, महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, मनरेगा। तो 2005 में शुरू हुई थी, अब 2005 में। और इसका एम क्या था? इसका एम क्या है, ध्यान से देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल एरियाज में, तो गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, एक वर्ष में फैमिली में जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं, यानी जो भी 18 प्लस हैं एज में, फैमिली के एडल्ट मेंबर्स को, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में फैमिली के एडल्ट मेंबर्स को 100 दिन के, 100 दिनों के, 100 डेज की, 100 दिनों के अनस्किल्ड काम की गारंटी। मतलब यहां पे आपको स्किल नहीं चाहिए, आपको स्किल नहीं चाहिए कि आपको स्किलफुल काम करवा रहे हैं, अनस्किल्ड। अब तुमको बोलेंगे भाई ये ले फावड़ा और यहां पे इसकी खुदाई कर दे, साला इसमें कोई स्किल चाहिए क्या कि 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे फावड़े को तो ऐसे जाएगा और मिट्टी निकाल के ले आए? ये कोई स्किल थोड़ी सी करनी है। तुम्हें पता है फावड़ा कैसे चलाना है? ये साला उठा के मारो, मिट्टी उठाई और तसले में डाल दो। समझ में आ रही भी बात? तो कोई भी ऐसा काम ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनस्किल्ड है, एक साल में उस काम में आपको 100 दिनों का काम दिया जाएगा, यानी 365 दिनों में से 100 दिन आपको मिलने वाले हैं काम के, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में फैमिली के एडल्ट मेंबर्स को, चाहे कितने भी, मान लो एक फैमिली में 8 बंदे हैं जो एडल्ट हैं, मम्मी पापा, ठीक है, और 10-15 जो भाई बहन है, उसमें से 6-7 ऐसे हैं जो एडल्ट हैं, तो जाओ सारे के सारे जाओ काम करने, 100 दिन का काम मिलेगा आपको, 100 दिन का काम मिलेगा, 365 दिन में से 100 दिन का काम मिलने वाला है, यानी लगभग 3.5 महीने का काम मिल जाएगा आपको, ठीक है। 3.5 महीने साल में आपको काम मिल जाएगा, उस हिसाब से आपको डेली वेजेस यानी दिहाड़ी मिल जाएगी आपको। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में फैमिली के एडल्ट मेंबर्स को 100 दिनों के लिए अनस्किल्ड काम की गारंटी, अनस्किल्ड काम की गारंटी। इससे बढ़िया स्कीम क्या हो सकती है? अब अगर किसी के पास बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है करने को, सरकार ने दे रखा है ये काम, आपको बस अपना जॉब कार्ड बनवाना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है बस, ठीक है। अब गांव में मान लो कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है कि मान लो नदी के ऊपर पुल बनवाना है, या फिर नदी के आसपास के इलाके को साफ करना है, या कहीं नहर निकलवानी है, तो जहां पर भी इस तरह का अनस्किल्ड काम हो रहा होगा आपको लगा देंगे, बोला ले लो भैया काम ले लो 100 दिन का, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में फैमिली के एडल्ट मेंबर्स को 100 दिनों के लिए अनस्किल्ड काम की गारंटी है ये रोजगार योजना, ठीक है। बहुत बढ़िया योजना है, बहुत बढ़िया योजना है, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? बिल्कुल, मल्टीपल मेंबर्स को मिल सकती है,
चाहे परिवार में जितने भी एडल्ट मेंबर्स है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि फैमिली के एक दो मेंबर को ही मिलेगी, कितने भी। और एक चीज और याद रखना, 2005 से लेके 2009 तक, 2005 से लेके 2009 तक तो इसका नाम नरेगा था। क्या नाम था? नरेगा। ठीक है। पर 2009 में महात्मा गांधी जुड़ गया, तो अब इसका नाम क्या हो रखा है? अब इसका नाम हो रखा है महात्मा गांधी नरेगा। ठीक है। तो 2005 से 2009 नरेगा, 2009 में महात्मा गांधी जुड़ गया। और अब तुम्हें स्कीम पता होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में फैमिली के सभी एडल्ट मेंबर्स को 100 दिनों के अनस्किल्ड काम की गारंटी, जिसको भी करना है कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नरेगा, ठीक है, एट अ ग्लांस रिपोर्ट द एवरेज मनरेगा वेजेस paid in the financial year 2021 to 2022 remains at only rupees 208.85 per day. What is the full form of महात्मा गांधी नरेगा? देख रहे हो, बच्चा ये सोचेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के, अरे यार इतना ही पढ़ेगा वो, नरेगा एट अ ग्लांस रिपोर्ट के अनुसार 2000, यार ये तो पढ़ी नहीं है रिपोर्ट, तो छोड़ो यार ये क्वेश्चन बाद में करूंगा या करूंगा ही नहीं से, पूरा पढ़ा ही नहीं। और पूरा आखिर में सवाल क्या है? पूरा सवाल क्या है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, मनरेगा का, महात्मा गांधी नरेगा का फुल फॉर्म क्या है, ये सवाल है। बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ये सब लिख दिया फालतू। सवाल पूछा ये फुल फॉर्म बताओ, तो सवाल का आंसर क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, डी है आंसर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे देख के कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे तो होगा ही नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद जज करो कि यार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब इतना सब बोल के टुच्चा सा सवाल पूछ लिया है, क्लियर है? बिल्कुल। तो डी हमने मार्क कर दिया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। चलो, और अभी पढ़ा है हमने इसको। नेक्स्ट, एज ऑफ जुलाई 2022 अंडर द सीखो और कमाओ लर्न एंड अर्न स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, व्हाट शुड बी द एज ब्रैकेट ऑफ ट्रेनीज। जुलाई 2022 तक, अब क्योंकि पीवाईक्यू है तो जुलाई 2022 तक अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए, जब मैं बोलता हूं अल्पसंख्यक, इसका मतलब है इसमें मुस्लिम्स आ जाएंगे, हमारे मुस्लिम भाई आ जाएंगे इसमें। ठीक है, हमारे मुस्लिम भाई आ जाएंगे, उसके अलावा हमारे सिख भाई आ जाएंगे, उसके बाद हमारे बुद्धिस्ट भाई आ जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा जैन भाई बहन आ जाएंगे, उसके अलावा पारसी आ जाएंगे। यानी हिंदुइज्म को छोड़ के बाकी जितने भी धर्म के हमारे लोग हैं वो सब माइनॉरिटीज हैं। तो बेसिकली माइनॉरिटीज के अंदर स्किल डेवलपमेंट का यहां पे काम है। जुलाई 2022 तक अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए सीखो और कमाओ योजना के तहत जो भी प्रशिक्षु होगा उसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। मतलब अगर आप माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हो और अगर आपको कोई स्किल डेवलपमेंट करवानी है तो इस स्कीम के तहत अपने अंदर आप स्किल डेवलपमेंट करवा सकते हो, पर आपकी एज क्या होनी चाहिए, एज ब्रैकेट क्या होना चाहिए, किस एज के अंडर आप होने चाहिए। बताओ बेटा सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। 21 से 35? नहीं 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 नहीं, हर जगह 21 से 35 मत घुसो। इसका आंसर होगा 14 से 45। 14 से 45, 14 से 45 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और आप माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है। अब जैसे हम, आप में से कई सारे लोग हैं जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं या फिर हमारे जैन बच्चे हैं, कोई सिख भी होगा आपके बीच में, है ना। तो आप ये देखो कि आपके पास अगर अगर आपके इतने बुरे दिन आ जाएं कि आपको कोई काम नहीं मिल रहा है या आपने इतनी पढ़ाई कर ली उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा, तो आप अपने उन बुरे दिनों को अच्छे दिनों में कन्वर्ट कर सकते हो इस स्कीम का हिस्सा बनके। इस स्कीम के तहत आप अपने अंदर जो भी आपको पसंद है उस स्कूल को और अच्छा कर लो और उसके बाद अपना धंधा खुद बनाओ, हजारों करोड़ का धंधा बनाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई। तो 14 से 45 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। समझ में आया सबको? क्लियर? हाँ शाबाश। तो बेसिक बात क्या है कि अल्पसंख्यक, इस स्कीम का पर्पस यही है कि अल्पसंख्यकों को स्किल ट्रेनिंग देकर
स्किल ट्रेनिंग देकर। अच्छा मैं एक चीज आपको बताता हूं, एक बढ़िया चीज, ये जो हमारे मुस्लिम भाई है ना, आप देखो ये रोजगार वगैरह में कम है, क्योंकि देखो बात यह है कि मुस्लिम्स में ये बात सत्य भी है, सच भी है, कई सारी रिपोर्ट्स कह चुके हैं, और हम सबको मालूम है कि इस्लाम में जो विश्वास रखते हैं बच्चे या जो फैमिलीज हैं हमारे जो मुस्लिम भाई है, वहां पर एजुकेशन को उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, एजुकेशन को उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, एजुकेशनल अवेयरनेस को उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। अभी जमाना थोड़ा बदल रहा है, फैमिलीज थोड़ी अवेयर हो रही है कि यार बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है, वरना वो क्या करते हैं अपने बच्चों को स्किल सिखाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। चलो अगर पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, एटलीस्ट वो उनको स्किल सिखा रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी स्किल है, जैसे मान लो कि पंक्चर बनाने की स्कीम या स्किल है, या फिर जैसे बार्बर शॉप वो स्किल है, उसके अलावा कोई कोई और जैसे इनके पास जैसे कोई और स्किल है कि कोई अपना बढ़ई का काम कर रहा है, कारपेंट्री का काम कर रहा है, कोई आयरन का काम कर रहा है, तो ये उस काम में इतने माहिर हो जाते हैं कि आराम से बिना पढ़े लिखे भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर पढ़ाई लिखाई किसी वजह से नहीं हो पाई है तो फिर आप स्किल डेवलपमेंट करो और उसके बाद अपना काम शुरू करो, अपने काम में इतने बढ़िया बन जाओ कि आपके जैसा काम फिर कोई ना कर पाए, ठीक है। तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, अगर ये बाई चांस पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं तो इनके अंदर स्किल डेवलप हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्किल आ रही है, तो अपना आराम से खा पी रहे मस्त रह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आया। और मैं एक चीज आपको बताता हूं, देखो नौकरी तो नौकरी ही होती है, ठीक है, नौकरी तो नौकरी ही होती है, चाहे मैं करूं चाहे तुम करो। और नौकरी से आपका बस ये है कि नौकरी आप जब करोगे तो आपको ये सुकून रहेगा कि यार हर महीने सैलरी आ जानी है और मैं इतनी सैलरी से अपने परिवार के ये खर्चे प्लान कर सकता हूं। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपने जरा भी रिस्क लिया और आपने अपना कोई धंधा खोला, अपना कोई बिजनेस शुरू किया, तो आपको बताऊं आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो धंधा ही पूरी करेगा। आपकी जरूरतें नौकरी से पूरी हो जाएंगी, पर अगर आपकी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, तो वो बिजनेस ही पूरा करके देगा। अब तुम्हारी इच्छा है कि सर मर्सिडीज में घूमे, सर बीएमडब्ल्यू में घूमे, सर डिफेंडर में घूमे, तो बेटा सरकारी नौकरी में चाहे कोई कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना बन जाए, आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना बन जाए, नहीं घूम पाएगा डिफेंडर में, नहीं घूम पाएगा मर्सिडीज में, नहीं घूम पाएगा बीएमडब्ल्यू में। पर अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई भी स्किल है, तो तुम साला डिफेंडर क्या और भी जो कुछ बड़ी चीज आती होगी उसमें घूम सकते हो, ठीक है भाई। बिल्कुल, पर आपको रिस्क लेने का मादा होना चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। चलो अब देखो यहां पर, या तो पढ़ाई अच्छे से करो, और ससुरा अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिर खोलो बिजनेस, रिस्क लो थोड़ा सा, ठीक है, पर जो चीज करनी है बेस्ट करनी है यार। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई भी ऐसे ही करी, बिजनेस भी पापा मम्मी का पैसा डुबा दिया साला उसमें, उसमें भी तुमने कुछ नहीं किया, फिर तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो करना है बढ़िया करना है। तो यहां पे मैंने आपको बताया 14 से 45 वर्ष की उम्र, और जो भी हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार लायक बनाना, यानी अब स्किल सीख जाएंगे तो किसी भी कंपनी में लग जाएंगे जहां पे स्किल की जरूरत है, आराम से मिल जाएगी नौकरी, स्किलफुल आदमी को नौकरी की दिक्कत नहीं है। तो अल्पसंख्यकों को स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलवाना या फिर अपना काम शुरू करवाना, या फिर अपना काम शुरू करवाना। भाई नाम भी तो यही है, सीखो और कमाओ। अगर आपके अंदर स्किल आ गई तो कमाओगे आराम से आप, ठीक है। क्लियर है बेटा? और स्किल की एक चीज और है, जितना आप उसमें एक्सपीरियंस होते जाएंगे, जितना आपका हाथ साफ होता जाएगा, उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा आप अच्छा कमाओगे। समझ में आ रही है बात? चलो, तो ये हो गया हमारा कि अल्पसंख्यकों को स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलवाना या फिर अपना काम शुरू करवाना, ताकि भूखे मरने की तो नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। समझ में आ गई बच्चों बात? क्लियर है? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये हम पहले भी कर चुके हैं वाली स्कीम, ठीक है। इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करना है। जल्दी बताओ, मैंने आपको पहले भी ये बताया है, डिस्कस किया हम लोगों ने बढ़िया तरीके से।
तानिया बोल रही है कि सर डर लगता है लॉस से। बस बेटा वही डर खत्म करना है। रिस्क लिए बिना कुछ नहीं होगा, रिस्क लिए बिना कुछ नहीं होगा दोस्त। जो रिस्क लेते हैं ना उसको दिमाग से तैयार रहना चाहिए कि नुकसान हो भी सकता है, और उस नुकसान से कैसे निपटना उसकी भी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। तो बैकअप वगैरह लेके चलना पड़ेगा, प्लानिंग बढ़िया करो कि नुकसान भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, जिगरा होना चाहिए यार। ठीक है, चलो अब मैं इसमें आपको बता देता हूं कि बेसिकली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में क्या है कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स हैं या मजदूर जो हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन देना, 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन देना, ये स्कीम है। बेसिकली ये पेंशन स्कीम है। ठीक है, ये कैसी स्कीम है बच्चों? ये कैसी स्कीम है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये सरकारी पेंशन योजना है, सरकारी पेंशन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, तो सरकारी पेंशन योजना है ये, सरकारी पेंशन योजना। पर ये आपकी मर्जी है कि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो कि नहीं। सरकारी पेंशन योजना बेसिकली इसमें क्या है कि जो भी हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जैसे अब कई सारे लोग होते हैं जो ठेला लगाते हैं, ठीक है, कोई फॉर्मल सेक्टर में तो काम कर नहीं रहे, किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो काम नहीं कर रहे, या फिर कोई जैसे दिहाड़ी पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिहाड़ी पे काम कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, जैसे कोई साइट पे गए हुए हैं, वहां पे दिहाड़ी करके आ गए, अपना ईंटे वींटे उठा के आ गए। तो जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के काम है, जो बस रैंडमली चल रहे हैं, जहां काम मिला वहां काम कर लिया, जहां काम मिला वहां काम कर लिया, थोड़े पैसे वहां से आ गए, थोड़े पैसे वहां से। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं जो इनमें लगे हुए हैं, असंगठित क्षेत्र में जो लगे हुए हैं काम करने में, उन सब के बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए ये योजना है कि भाई आपको थोड़ा थोड़ा हर महीने उस स्कीम का हिस्सा बन के थोड़ा थोड़ा डालना है उस अकाउंट में। जैसे कितना तुम बोलोगे सर कितना डालना है, तो हमें जो कितनी पेंशन मिलेगी बेटा, 55 रुपए से लेकर 55 रुपए से लेकर मैक्सिमम 200 रुपए तक अगर आप हर महीने उस स्कीम में डाल रहे हो, इस स्कीम में डाल रहे हो, तो 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन देना। मतलब कितनी पेंशन? 3000 रुपए। 3000 रुपए। भूखे तो नहीं मरोगे, एटलीस्ट भूखे तो नहीं मरोगे। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आप लोग तो अच्छा पढ़ो अच्छा करो, पर जो बेचारे मजबूर हैं, जो असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनकी मैं बात बता रहा हूं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की उम्र के बाद अगर पेंशन चाहिए तो वो इस स्कीम से जुड़े और इस स्कीम में अपना महीने का 55 से लेकर 200 रुपए के बीच में इन्वेस्ट करें हर महीने, और 60 वर्ष के जब वो हो जाएंगे तो मरने के दम तक आपको 3000 की पेंशन मिलेगी। समझ में आ रही है बात? पर मंथ, बिल्कुल पर मंथ इतना आपको स्पेंड करना पड़ेगा, पर मंथ, प्रति महीना। अच्छा, अब डिपेंड ये भी करता है, अब इसमें एक एज ब्रैकेट भी है, आपकी उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए अगर आप इस स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हो, तो 18 से 40। अब मुझे एक बात बताओ, जिसने 18 वर्ष की उम्र में ही ज्वाइन कर लिया उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? जिसने 18 वर्ष की उम्र में ही इस स्कीम को अपना एक तरीके से साथी बना लिया, तो आपको सिर्फ 55 रुपए देने हैं हर महीने। पर अब आप सोच रहे हो कि यार मैं तो 30 साल का हो गया, 30 साल का मतलब जितना लेट आप करोगे ना उतनी आपकी रकम बढ़ेगी, मैक्सिमम जाएगी 200 रुपए। अब जैसे मान लो कोई 30 साल की उम्र है, जैसे मैं 31 का हूं और मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता मान लो, तो मैं ये बोलता यार ऐसा करते हैं मैं शुरू करता हूं इस स्कीम को, तो वो मुझसे बोलते भाई ऐसा है, देखो आप 30 साल के तो हो ही चुके हो, 10 साल और बचे, आप ऐसा करो आप 160 रुपए दो, 200 नहीं 160 रुपए हर महीने दो, 55 नहीं होगा आपका, 160 देना पड़ेगा, तब जाके 3000 की पेंशन बनेगी। तो जिसने जिस उम्र पर इसको ज्वाइन किया इस स्कीम को, उस हिसाब से आपको पर मंथ पैसा देना पड़ेगा, और फाइनली आपकी 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 की पेंशन बन जाएगी। ठीक है, तो 55 से 200 रुपए के बीच में, जितनी कम उम्र में शुरू करोगे उतना कम पैसा देना पड़ेगा, जितना ज्यादा उम्र में उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो प्रोटेक्शन फॉर ओल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, तो बुढ़ापे की पेंशन का इंतजाम कर रहे हैं भाई यहां पे सरकार। समझ में आ गया? क्लियर है? बिल्कुल।
और एक चीज और बताता हूं तुम लोगों को, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे दिमाग में लग रहा है कि सर मतलब असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं जरूरी थोड़ी है कि वो गरीब ही हो, वो तो अमीर भी हो सकते हैं, तो क्या अमीरों के लिए भी ये स्कीम? नहीं, यहां पे एक सीधी कंडीशन है। सीधी कंडीशन ये है कि इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए। अगर आपको इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो इनकम आपकी 15,000 से कम हो, 15,000 रुपए से कम। अगर आप 15,000 रुपए से कम कमा रहे हो, आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्कीम। तभी आप अप्लाई कर सकते हो 15,000 से कम। ठीक है बेटा, तो 15,000 से कम इनकम हो, 18 से 40 की उम्र हो, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना कम रुपया देना पड़ेगा, जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा रुपया देना पड़ेगा, पर बुढ़ापे में खाने की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बुढ़ापे में 3,000 की पेंशन बन जाएगी। क्लियर है? और आपको देना कब तक है पैसा? सिर्फ 40 की उम्र तक। 40 की उम्र तक देना, ऐसा नहीं कि 60 वर्ष की उम्र तक देना है, 40 की उम्र तक। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following is established by the central government to give a trustable data for employment policy? रोजगार नीति के लिए विश्वसनीय डेटा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? बताओ भाई। बेसिकली मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं, रोजगार नीति क्या होती है। देखो, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी सरकार क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाती है, रोजगार नीति बनाती है। मतलब रोजगार नीति में यह देखा जाता है कि भाई कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने हम रोजगार क्रिएट करें, है ना भाई। जब एक बार ये पता चल जाए कि भारत में कितने बेरोजगार हैं, साला उसी हिसाब से तो वैकेंसीज निकलेंगी, उसी हिसाब से तो जॉब्स क्रिएट होंगी, है ना। अब मान लो सरकार को पता ही नहीं है, सरकार को पता ही नहीं, सरकार ने अपने हिसाब से वैकेंसी बना दी, तो लग जाएंगे ना भाई। अब तुम खुद सोचो, मान लो यहां पे 2 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, 2 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, मान लो सरकार ने वैकेंसी निकाली 10,000, कुछ होगा उस 10,000 वैकेंसी का? कुछ होगा 10,000 वैकेंसी का? सोचो। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी एनटीपीसी में कितनी वैकेंसी आई, ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी आई, तुम लोग चिल्लाते रहो कि भाई हमें तो वैकेंसी ज्यादा चाहिए, वैकेंसी ज्यादा चाहिए, सरकार नहीं सुन रही। तो बेसिक बात यह है, बेसिक बात यह है कि सरकार के पास ये डेटा होना चाहिए, ट्रस्टेबल डेटा, यानी जिस पर ट्रस्ट किया जा सके भैया कितने बेरोजगार हैं, उतनी वैकेंसी निकालें या उतनी जॉब्स क्रिएट की जाए, ताकि वो रेशियो सही रहे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का मतलब है लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, रोजगार देने के लिए बेरोजगारों की संख्या पता होनी चाहिए, है ना। बेरोजगारों की संख्या पता होनी चाहिए, बेरोजगारों की संख्या पता होना चाहिए। अब ये बेरोजगारों की संख्या पता चल जाएगी तो रोजगार कितना क्रिएट करना है वो पता चल जाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फिर बढ़िया बनेगी। ठीक है, अब बात यह कि सर ट्रस्टेबल डेटा आएगा कहां से कि कितने बेरोजगार हैं? तो 2017 में भारत सरकार ने कमेटी बनाई थी, अरविंद पनगड़िया कमेटी, अरविंद पनगड़िया कमेटी। अभी हमारे 16th फाइनेंस कमीशन, 16वें वित्त आयोग के हेड हैं अरविंद पनगड़िया, फिलहाल 16th फाइनेंस कमीशन के हेड हैं, है ना, 16वें वित्त आयोग के हेड हैं फिलहाल। और नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग के पहले, जब नीति आयोग बना था तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, उपाध्यक्ष वो चुनते हैं, अपॉइंट करते हैं खुद से। तो प्रधानमंत्री ने जो पहला उपाध्यक्ष बनाया नीति आयोग का, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाया, तो वो अरविंद पनगड़िया को ही बनाया था। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के हेड है फिलहाल, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं, फर्स्ट उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कब से कब तक? 2015 से 2017 तक, 2015 से 2017 तक रह चुके हैं ये। अच्छा, अभी जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, देखा तुमने, मोदी जी इनॉग्रेशन करने गए थे, उद्घाटन करने गए थे नालंदा यूनिवर्सिटी का, नई वाली का। तो नई नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं ये, उसके भी हेड हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के, नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड हैं।
नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड है। क्लियर? तो अब बात यह है कि फिलहाल तो इनके पास ये 2 पोस्ट है, नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड है यानी चांसलर हैं, मैं इसको चांसलर लिख देता हूं, ऑफिशियल वर्ड यही है चांसलर, है ना। एक तो ये चांसलर है नालंदा यूनिवर्सिटी के, और 16वें वित्त आयोग के हेड है, फाइनेंस कमीशन के हेड है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे 2015 से 2017, और तभी जब ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तभी इनकी लीडरशिप में एक कमेटी बनाई थी कि भाई आप बताओ कितने लोग बेरोजगार हैं, उस हिसाब से रोजगार नीति बनेगी, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनेगी। तो याद रखना, अरविंद पनगड़िया की लीडरशिप में 2017 में कमेटी बनी थी। अरविंद पनगड़िया की लीडरशिप में 2017 में कमेटी बनी थी, और इस कमेटी ने जो डेटा दिया उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पद से हटने से एक दिन पहले इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी कि भैया इतना डेटा है, इतने लोग बेरोजगार हैं, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाओ, रोजगार नीति बनाओ। ठीक है, तो 2017 में कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी ने यानी अरविंद पनगड़िया ने अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले ये रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 2017 में। ठीक है, तो अरविंद पनगड़िया समिति बनाई गई थी ये डेटा देने के लिए कि भैया कितने बेरोजगार हैं, ताकि रोजगार नीति बन सके। चलो आगे बढ़ते हैं। नई मंजिल स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना संबंधित है, बताओ किससे संबंधित है? नई मंजिल बताओ, सभी लोग बताएंगे। बताओ नई मंजिल, शाबाश, जल्दी। बी बोल रहे हो तुम्हें, लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी विमेन, स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, स्किल ट्रेनिंग फॉर माइनॉरिटी यूथ। देखो भैया इसका आंसर क्या है मैं आपको बताता हूं। डी, इसका आंसर है डी, आंसर है डी। ठीक है, अब ध्यान सुनो मेरी बात। ये जो स्कीम है ये 8 अगस्त 2015 को लॉन्च हुई थी, 8 अगस्त 2015 को लॉन्च हुई थी। ठीक है, इस स्कीम का पर्पस है कि जो भी माइनॉरिटी यूथ हैं, यानी कि अब मैं तुम्हें पूरा बताता हूं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान सुना मेरी बात। जो भी हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, आप तो जानते हैं कौन कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, है ना। मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, पारसीज हैं। तो जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज बहुत अमीर हैं। ठीक है, कुछ कम्युनिटीज हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज में ऐसे परिवार भी तो होंगे जो बीपीएल में हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, निर्धनता रेखा से नीचे हैं, बहुत गरीब हैं। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज में ऐसे परिवार जो बीपीएल हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं यानी जो बहुत ही गरीब हैं, जो निर्धनता रेखा से बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब बीपीएल, निर्धनता रेखा से नीचे हैं। ठीक है, ऐसे परिवार जो बीपीएल हैं उनके यूथ को, अब यूथ का मतलब क्या है यहां पर? यूथ का मतलब है 17 से 35 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चे या लोग, 35 के को तो हम बच्चे नहीं बोलेंगे, 17 से 35 वर्ष के युवा। ठीक है, तो ऐसे परिवार जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उनके परिवार में अगर ऐसा यूथ है, ऐसा यंग बच्चा है या कोई आदमी है जो 17 से 35 वर्ष की उम्र का है, ठीक है, ऐसे परिवार जो बीपीएल हैं, और देखो ध्यान से, ऐसे परिवार जो बीपीएल हैं उनके यूथ यानी 17 से 35 वर्ष की उम्र के लोगों को, उनके यूथ को स्किलफुल बना के, उस व्यक्ति को स्किलफुल बनाकर रोजगार दिलवाना,
रोजगार दिलवाना, रोजगार दिलवाना, ये है स्कीम। ध्यान से सुनो क्या है यहां पर। अल्पसंख्यक युवा जो कि गरीब परिवारों से हैं, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों से हैं, उनके अंदर कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग देना, यानी उनके अंदर कौशल विकास करना यानी स्किल डेवलप करना, और उनको रोजगार दिलवाना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना का उद्देश्य है। तो जो भी हमारे ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटी के परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके परिवार में अगर कोई एडल्ट है, यंग एडल्ट है, 17 से 35 की उम्र के बीच का एडल्ट है, तो उसको स्किलफुल बनाकर, उसको स्किल ट्रेनिंग देकर, उसके अंदर स्किल डेवलप करके, उसके अंदर कौशल विकास करके उसको रोजगार दिलवाने की स्कीम है नई मंजिल। सबको समझ में आया? और एक गारंटी और है, मैं आपको बताता हूं, एक गारंटी और है, सभी लोग ध्यान से देखो। एक गारंटी क्या है? जितने लोगों को इस स्कीम में ट्रेनिंग दी जाएगी, मान लो सपोज करो 100 लोग हैं, तो 100 में से 70 लोगों को यानी 70% लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा, नौकरी मिलेगी। 70% की तो गारंटी ले रही है भाई सरकार, ठीक है? 70% प्लेसमेंट गारंटी है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। 70% प्लेसमेंट गारंटी, यानी 100 अगर लोग हैं तो उनमें से 70 को तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। ये गारंटी है भाई इस स्कीम के तहत। तो तुम समझ लो कितना बढ़िया ये स्कीम है। 70% को तो प्लेसमेंट की गारंटी, कहीं ना कहीं रोजगार दिलवाएंगे। तो ये है भाई। तो जो भी हमारे ऐसे परिवार हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं और वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक समुदायों को बिलोंग करते हैं, उनके परिवार में कोई यंग है आदमी 17 से 35 की उम्र में, आदमी या औरत, उनको स्किलफुल बनाकर उनको काम दिलवाने का यहां पे गारंटी है। 70% को प्लेसमेंट मिलेगा अगर 100 लोगों को सिखाया जा रहा है तो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज स्टार्टेड द कुदुम्बश्री प्रोग्राम which plays a vital role in enhancing the financial status of the less privileged women in the state through its thrift and credit program? निम्नलिखित में से किस राज्य ने कुदुम्बश्री, मैंने पहले भी बताया ये, कुदुम्बश्री कार्यक्रम शुरू किया है, जो अपने बचत और ऋण कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में कम विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं की वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने पहले भी पढ़ा था, केरल वाला, याद है? बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली यहां पे क्या है, 1997 में ये जो योजना है, ये जो कार्यक्रम है, ये 1997 में आया था, केरल सरकार ने लॉन्च किया था, ठीक है? केरल सरकार ने लॉन्च किया था। और इसमें बेसिकली एम क्या है, उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य बताओ भाई, पहला उद्देश्य क्या है? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, देखो, पॉवर्टी रिड्यूस करना, गरीबी दूर करना, पॉवर्टी दूर करना यानी गरीबी दूर करना। और दूसरा, महिला को या महिलाओं को एम्पावर करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को एम्पावर करना, सशक्त बनाना, ठीक है? पॉवर्टी दूर करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, ठीक है बच्चों? पॉवर्टी दूर करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, कैसे? उनको स्किल सिखाकर, और दूसरी बात, उनको फाइनेंशियल मदद देकर, वित्तीय सहायता देकर, ताकि वो अपना काम धंधा शुरू कर सके, वित्तीय सहायता देकर, फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर, ऋण वगैरह देकर, लोन वगैरह देकर, ताकि वो अपना काम शुरू कर सके, ठीक है भाई? तो कुदुम्बश्री योजना केरल सरकार ने 1997 में शुरू की थी। इट वॉज स्टार्टेड बाय केरल गवर्नमेंट इन 1997 एंड द एम ऑफ दिस स्कीम वॉज टू रिड्यूस पॉवर्टी और टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड टू एम्पावर द वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स एंड बाय गिविंग देम स्किल ट्रेनिंग। समझ में आ रही बच्चों बात? तो याद रखना, 1997 में शुरू हुई, उद्देश्य है गरीबी दूर करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, कैसे? उनकी फाइनेंशियली मदद करके या फिर उनको स्किल सिखा के, ताकि वो अपना काम धंधा शुरू कर सके। तो इस तरीके से हमारा आज का
चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है भैया, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये हमारा यहां पर, अब कल इसका एक पार्ट 2 आएगा, ठीक है, फिर ये एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट बचेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, फिर आएंगे इकोनॉमिक्स के बढ़िया चैप्टर्स और, ठीक है। चलो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक मेरे को एक इमरजेंसी काम आ रखा है, मैं देखता हूं कि पॉलिटी की क्लास आज हो पाएगी या नहीं। अगर हुई तो होगी 9:30 बजे ही होगी, अदरवाइज मैं उसको शेड्यूल करवा दूंगा अभी साहिल सर से बोल के, ठीक है। वरना पॉलिटी की क्लास कल ही होगी और मैं कल एक्स्ट्रा टाइम दूंगा आपको, एक्स्ट्रा टाइम दूंगा ताकि कवर हो हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर, ठीक है। अगर अगर शेड्यूल का टाइम चेंज हुआ, आपके पास आया नोटिफिकेशन, तो समझ जाना कल ही होगी क्लास, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।